राम राम भाई सभी को। भाई क्या हाल चाल है? सब ठीक हो गए? मस्त हो गए? मज़े में हो गए? भाई आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में। अभी 15 अक्टूबर को उनकी जयंती थी और उस दिन हमने सोचा था कि उनके ऊपर कोई वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। तो आज हम पूरा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बातें करेंगे कि भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो थे वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। 2002 से 2007 के बीच में वो भारत के राष्ट्रपति रहे और उनकी पूरी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। ये सबको पता है, हमें हमने पढ़ा भी है उनके बारे में। उनको मिसाइल मैन भी बोला जाता है, डीआरडीओ में भी जॉब करी है। तो आज है ना उनकी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में हम बात करेंगे कि भाई उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या महान काम किए हैं। महान तो इतने थे वो कि उनको यदि हम पूरा दिन भी यदि हम उनके बारे में डिस्कस करें तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा उनकी उपलब्धियां गिनाते गिनाते। हम कुछ एक बातों का आज यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई एक बार सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे जब वो स्टार्टिंग में जब पैदा हुए, पैदा होने के बाद में पढ़ाई में बहुत रुचि थी उनकी। गरीब परिवार से थे बिल्कुल। एक टाइम ऐसा था जब वो अखबार बेचते थे रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था। अखबार बेच बेच के उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। इतने पढ़ाई के प्रति उनका इतना डेडिकेशन था। और फिर उनकी जो इच्छा थी ना, उनकी इच्छा थी एयरफोर्स में जाने की। एक बार की बात है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में। ये देहरादून में उनका कोई एग्ज़ाम होना था और उनको देहरादून आना था एग्ज़ाम देने के लिए एयरफोर्स का। पैसों की तंगी थी बहुत ज़्यादा, गरीब परिवार से थे। अब वो अपनी सिस्टर के पास में गए। उन्होंने अपनी सिस्टर को बोला कि मेरे पास है ना पैसे नहीं हैं और लेकिन मुझे देहरादून जाना है। अब देखो रामेश्वरम तमिलनाडु में है, तमिलनाडु से देहरादून आना था उनको और मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे मेरी कुछ पैसों की मदद करो, कैसे जा सकता हूँ मैं? मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। अब उसने गरीबी थी पूरे परिवार में। उसकी बहन ने बोला कि भाई पैसे तो देखो मेरे पास भी नहीं है। तो उसकी बहन ने एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बहन ने अपने गहने बेच दिए। कुछ उनके पास सोने के गहने थे, वो गहने बेच के उन्होंने उसको पैसे दिए और कि भाई तू चला जा। एक साइड का उनका टिकट वगैरह का अरेंजमेंट हो गया, कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट हो गया। और वो इतने कॉन्फिडेंट थे, पढ़ाई में इतने ब्रिलियंट थे, उनको ये था कि भाई मैं जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। फिर उन्होंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद में शायद 7 लोगों का सिलेक्शन होना था, लेकिन कलाम साहब का नंबर आया 8वां। मतलब कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा परेशान हो गए, डिप्रेशन में आ गए। उनके दिमाग में ये आया कि मैंने तो बहन के गहने भी बिकवा दिए। अब और दूसरी बात भाई उनके पास सिर्फ एक साइड का ही किराया था आने आने का। जाने के भी पैसे नहीं थे, खाने के भी पैसे नहीं थे और घर जाके मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी बहन को। तो वो ऐसे ही बताते हैं कि ऋषिकेश की पहाड़ियों पे घूम रहे थे, परेशान थे। तो वहाँ पे एक स्वामी शिवानंद जी थे। स्वामी शिवानंद जी ने उनको देखा कि भाई एक बच्चा है कोई, वो परेशान है और कुछ न कुछ मतलब डिप्रेशन में लग रहा है। तो उन्होंने उसको बुलाया कि भाई बताओ क्या बात हुई, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे कहानी होगी, मैं यहाँ पे एयरफोर्स के लिए एग्ज़ाम में देने के लिए आया था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेरा 8वां नंबर आया और मैं ऐसे ऐसे अपनी बहन से पैसे लेके आया था और अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा वहाँ पे जाके। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आओ। वो अब देखो देखने की बात ये है कि एक मुसलमान हिंदू स्वामी के पास में रुका, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं कुछ लोग, उनको स्पेशली ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। अब देखो उसको लेके गए, उसको समझाया और उसको बोला कि बेटा तेरा जो जन्म हुआ है ना, तेरा जन्म इससे भी महान कार्य करने के लिए हुआ है।
और उनको गीता भेंट करी, श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता को लेके और उनको किराया दिया कि तू जा, अच्छे से मेहनत कर और पढ़ लिख ले अच्छे से, तू कोई और महान काम करेगा। कलाम साहब भाई वापिस आ गए अपना, उन्होंने गीता को भी पढ़ा, गीता से में काफी प्रेरणा ली उन्होंने। उसके बाद में फिर तो स्टोरी आपको पता ही है कि फिर वो मिसाइल मैन के नाम से जाने लगे, ठीक है। इसरो में उन्होंने जॉब करी और एक महान साइंटिस्ट भी बने। नासा तक से उनके पास ऑफर आए और लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि उनके लिए देश सर्वोपरि था। एक रियल देशभक्त आज के टाइम पे, आज़ादी के बाद की यदि मैं बात करूं तो कलाम साहब ऐसे इंसान थे। अब एक कहानी और आती है भाई उनकी कि लीडरशिप की, लीडरशिप क्वालिटी कितनी थी उनके अंदर में। जब वो इसरो में जॉब करते थे ना, तो कोई स्पेस प्रोजेक्ट था, स्पेस प्रोजेक्ट फेल हो गया था। तो स्पेस प्रोजेक्ट यदि फेल हो गया तो भाई मीडिया वाले आएंगे और दूसरे देश के जो पड़ोसी देश है या दुश्मन देश है, भाई कोई भी चाहता तो नहीं कि भाई लोग ये आगे बढ़े, तो मीडिया वाले भी आगे, विदेशी मीडिया वाले भी आगे, अपनी मीडिया वाले भी पहुंच गए वहाँ पे। उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो भाई वो सबसे पहले वो खुद गए सामने, मीडिया को उन्होंने जवाब दिया कि ये मेरा फेलियर है, ठीक है। उन्होंने खुद जिम्मेवारी ली, ठीक है। अब और बोला कि हम इस प्रोजेक्ट पे अभी भी काम हमने करना बंद नहीं किया है, हम इसको सक्सेस भी करेंगे। उसके बाद में फिर उन्होंने क्या किया, उस काम को छोड़ा नहीं, उन्होंने फिर से चालू रखा उसको। और कितने टाइम के बाद, शायद 2, 4, 5, 6 महीने के बाद में उन्होंने उस स्पेस जो प्रोजेक्ट था उनका, उसको सक्सेस कर दिया। जब सक्सेस हो गए उस टाइम पे फिर मीडिया आई। उस टाइम पे उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट जो उनके साथ काम करने वाले होते थे उनको बोला कि अब तुम जाके मीडिया को बताओ कि हम सक्सेस हो गए। तो इस चीज से भी हमें क्या शिक्षा मिल सकती है कि भाई देखो, जब फेलियर हुआ तो उन्होंने जिम्मेवारी ली, लीडरशिप। और जब पास हुए, मतलब सक्सेस हुए, तो उन्होंने अपने साथ वाले बंदे को आगे किया कि भाई तुम आगे बढ़ो, तुम जवाब दो। अब आज के ज़माने में क्या होता है, कोई कंपनी में कोई मैनेजर होता है, कोई गलती कर देता तो क्या होता है, तो मैनेजर भी क्या पता बोल देता कि जी ये मेरे एम्प्लॉय की गलती है। और कोई अच्छा काम हो जाता है तो हाँ जी ये मैंने करवाया है, मैंने किया है। तो ये चीज़ें हम, बहुत सारी उनकी स्टोरी है जो हम उनसे सीख सकते हैं। एक उनकी ईमानदारी, अब उनकी बात आती है ईमानदारी के ऊपर कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब कितने ईमानदार इंसान थे। जब वो राष्ट्रपति थे तो उनके परिवार के लोग रामेश्वरम से दिल्ली में आए थे। दिल्ली में आके उन्होंने बोला कि भाई हमें अजमेर शरीफ जाना है। राजस्थान में अजमेर शरीफ है जो मुसलमानों का एक धार्मिक स्थान है और काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पे मत्था वत्था टेकने अजमेर शरीफ में, सबको पता भी होगा। तो अब भाई राष्ट्रपति के परिवार से आए हैं तो उन्होंने क्या किया कि अपने एक बस बुक करवा दी वहाँ से। बस बुक करवाने के बाद में वो उधर उन्होंने वहाँ पे मत्था वत्था टिकवाया, जो भी भाई पद्धति होती है वहाँ पे नमाज अदा वगैरह करी, जो भी है वो। फिर वापस आ गए। वापस आने के बाद में फिर वो वापस चले गए रामेश्वरम, जो उनके परिवार वाले थे। परिवार इन द सेंस कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने शादी नहीं की थी, वो मतलब कि एक तरीके से कुंवारे थे और कुंवारे ही मर गए। लेकिन और परिवार के जो दूसरे लोग थे वो आए हुए थे। अब बात क्या आती है ईमानदारी की। ईमानदारी की बात ये थी कि अब्दुल कलाम साहब को जब पता चला कि भाई जो ये खर्चा हुआ है ना, ये खर्चा देश के खजाने से हुआ है, क्योंकि वे राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति थोड़ा बहुत तो भाई अपने परिवार पे कर सकता है, उनको फैसिलिटी मिलती है उस चीज़ की, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो खर्चा हुआ ना, ये खर्चे के पैसे देश के खाते से नहीं जाएंगे, इसके पैसे मैं खुद अपनी जेब से दूंगा। उन्होंने उस बस का जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे उन्होंने अपनी जेब से दिए। इतने महान इंसान थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। और जब उनकी डेथ हुई 83-84 ईयर्स की एज में डेथ हुई थी, तो
जब उनके घर को देखा गया जहाँ पे वो रहते थे, तो वहाँ पे एक रामायण, कुरान, महाभारत, भागवत गीता, सब धर्मों का सम्मान करते थे। वो इतने महान इंसान थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। भाई मैं है ना उनको अपना आदर्श मानता हूँ, कलाम साहब को। और मैं भाई जितने अपने, चाहे वो हिंदू धर्म के और स्पेशली भाई मुस्लिम धर्म के लोगों को भी मैं ये जरूर बोलूँगा कि भाई अब्दुल कलाम साहब को फॉलो करो, उनको पढ़ो। लेकिन दुख की बात क्या है, दुख की बात आती है अब क्या है कि भाई अभी 15 अक्टूबर को परसों उनकी जयंती थी। इतने महान इंसान, मैं आपको बताता हूं, यदि वो नहीं होते ना तो हम परमाणु शक्ति भी नहीं बन सकते थे अब्दुल कलाम साहब के बिना। ठीक है, अभी 15 अक्टूबर को उनकी जयंती थी, लेकिन दुख इस चीज का हुआ कि भाई कोई भी है ना, जो आज के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस को लगा लो, आप समाजवादी पार्टी को लगा लो, एक भी पोस्ट नहीं है अब्दुल कलाम साहब के ऊपर। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो अपने आप को मुस्लिमों की पार्टी बोलते हैं कि भाई हम तो मुस्लिमों को मतलब कि फायदा पहुंचाने वाली बातें करते हैं। ठीक है, एक भी पोस्ट नहीं है राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की। वैसे ये गाजा तक के मुसलमानों की चिंता करते हैं, लेकिन अब्दुल कलाम साहब पे इनकी एक भी पोस्ट नहीं है। ये देख के मुझे बड़ा दुख हुआ। दूसरी बात, जो मुस्लिम प्योर मुस्लिम पार्टी है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी मुझे है ना काफी बातें ना बहुत अच्छी लगती है। भाई उनकी पॉलिटिकल एक अलग व्यू है, धार्मिक एक उनका अलग व्यू है, लेकिन वो बंदा देशभक्ति में है, देशभक्ति है उनके अंदर। जब देश की बात आती है तो ओवैसी साहब हमेशा अपना स्टैंड क्लियर रखते हैं, लिपापोती नहीं करते वो, इधर उधर की बातें नहीं करते वो। लेकिन मुझे ये इस चीज को भी देख के दुख हुआ कि भाई ओवैसी साहब की भी इसके ऊपर कोई पोस्ट नहीं आई। अब समस्या ये है, ये जो कांग्रेस पार्टी होगी, समाजवादी पार्टी होगी, ये जो पार्टियां है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है वोट बैंक के लिए। भाई वो उनको है ना कलाम बनाना ही नहीं चाहते। भाई यदि आप सच में मुसलमानों की पार्टी हो, मतलब मुसलमानों के फेवर की पार्टी हो, यदि आप बोलते हो कि भाई हम अल्पसंख्यकों का ध्यान रखते हैं, तो भाई कलाम साहब की जयंती ऐसे मनाओ ना, मुसलमानों को भी पता चले कि अब्दुल कलाम साहब कौन थे। और सबसे बड़ी बात भाई, मुसलमानों को भी मैंने देखा, एक किसी की भी मुझे पोस्ट नहीं दिखी जो ये सोशल मीडिया पे, इस पे एक्स पे, फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे एक सिंगल मुसलमान की पोस्ट नहीं दिखी उनके फेवर में, क्योंकि पढ़ना ही नहीं चाहता उनके बारे में, उनके बारे में कोई देखना ही नहीं चाहता। भाई मैं एक छोटी सी बात हमेशा बोलता हूं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म के हो, महान इंसान जो होते हैं ना, उन पे है ना घमंड मत करो, उन पे गर्व करो और उनको फॉलो करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम घमंड करते हैं। ठीक है, राजपूत समाज में महाराणा प्रताप हुए तो राजपूत लोग है ना घमंड करते हैं, हमारा महाराणा प्रताप है ना। जाट समाज में भी बहुत महापुरुष हुए हैं, ठीक है, उनके ऊपर जाट समाज के लोग घमंड करते हैं, हमारा फलाना नेता, हमारा ये है ना, चौधरी चरण सिंह हो गए, ठीक है, महाराजा सूरजमल हो गए। भाई घमंड मत करो, उनको फॉलो करो, क्योंकि जिस दिन आप उनको फॉलो करने लग जाओगे ना, उस दिन आप उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे। जाति का और धर्म का कभी किसी का घमंड मत करो। जो आपकी जाति में या धर्म में महान इंसान हुए हैं उनको आप फॉलो करो, उनको पढ़ो कि उन्होंने क्या किया है देश के लिए, धर्म के लिए। एक सिंगल हिंदू नहीं होगा जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब का विरोध करता होगा। लेकिन मुझे है ना बड़ा दुख हुआ है देख के सोशल मीडिया पे कि कोई भी है ना मुस्लिम धर्म का नेता या फिर अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा मानने वाली पार्टी, किसी ने भी है ना एक सिंगल पोस्ट नहीं करी अब्दुल कलाम साहब के बारे में। तो क्या सिखाना चाहते हो आप मुस्लिम समाज को? पढ़ाना ही नहीं चाहते आप उनको, ऐसे ही बस मतलब चने के पेड़ पे चढ़ाने की कोशिश करते रहते हो। वो बेचारे फिर कुछ गलत करते हैं और फिर
उनके ऊपर कार्रवाई होती है, फिर बोलते हो कि देश का अल्पसंख्यक, देश का मुसलमान खतरे में है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, भाई आप लोगों की मानते हैं ना, मुस्लिम आप लोगों को वोट देते हैं ना, तो भी उनको पढ़ाओ ना इनके बारे में, अब्दुल कलाम साहब जैसे इंसान के बारे में। एक सिंगल पोस्ट नहीं कर रहे हो आप लोग। और भी जो प्योर मुस्लिमों की पार्टी है वो भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके जैसा बनना ही नहीं है ना। उनके जैसा बन गए, यदि मुसलमान अब्दुल कलाम जैसा बन गया तो देश बहुत ऊपर तक पहुंच जाएगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है। लेकिन बनना ही नहीं है। सोच, एक गंदगी भर रहे हैं उनके दिमाग में। ऐसे ही भाई सब जातियों की बात कर रहा हूं मैं, जाट, ब्राह्मण, गुज्जर, राजपूत, जितने भी महापुरुष हुए हैं। महाराजा सूरजमल की जयंती आ गई, बस एक स्टेटस लगा लिया, ठीक है भाई, महाराजा सूरजमल, वो ऐसे वाली, वो स्माइली लगा ली, ऐसे वाली हमारी जाति का था। महाराणा प्रताप की जयंती आई तो राजपूतों ने लगा ली, हमारी जाति का था। मेल बहुत शायद गुज्जर समाज से थे, गुज्जरों ने लगा ली, ठीक है। ब्राह्मण समाज के बहुत महापुरुष हुए हैं, ठीक है। जब ब्राह्मणों की कोई जयंती आती है इनकी तो उसकी लगा ली। भाई दलितों की यदि मैं बात करूं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती आती है तो जय भीम, उनकी स्टेटस लगा लिए। भाई जिस दिन अपने धर्म के, अपने समाज के, अपनी जाति के महापुरुषों को फॉलो करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन ये देश महान हो जाएगा। नहीं तो इन नेताओं के तलवे चाटते रहोगे, एक डी ग्रुप की नौकरी के लिए भी। अब्दुल कलाम साहब, मैं पढ़ता हूं उनके बारे में सीरियसली, मैं उनसे महान इंसान नहीं मानता उस फील्ड का जिस फील्ड में वो थे। कितना कुछ दे के गए वो हमारे देश को। शादी नहीं करी उन्होंने, क्या उनकी इच्छा नहीं थी परिवार को आगे बढ़ाएं? लेकिन आज हमारे समाज में क्या हो गया है कि बस शादी कर लो और बच्चे पैदा करो, ठीक है भाई, ये जरूरी है। देखो मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरे भी है मन, मैं ये नहीं कहता कि मेरे नहीं है, लेकिन यार आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? समाज में क्या हो रहा है आज के टाइम पे? इतनी गंदगी फैलती जा रही है समाज में। मेरी भाई हाथ जोड़ के सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो हो सके ना तो यदि किसी के घर में बच्चे हैं ना तो उनको जरूर दिखाइए। सीखोगे, नहीं सीखोगे तो कम से कम गलत नहीं करोगे, किसी को गलत नहीं बोलोगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बेस्ट बात पता क्या कही थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और उनका डेडिकेशन एयरफोर्स में जाने का इतना था, कोई बंदा राष्ट्रपति बन जाता ना तो फिर उसको किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, ठीक है भाई राष्ट्रपति बन गया, लेकिन है ना उनका डेडिकेशन देखो। जब वो राष्ट्रपति बने ना, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, ठीक है, जल थल नभ तीनों का। तो जब वो राष्ट्रपति बने ना तो उन्होंने बोला कि मैं है ना एयरफोर्स का फाइटर बैठ के पायलट के साथ में, ये डेडिकेशन होता है। उनकी इच्छा थी कि मैं ये काम करना चाहता हूं। थोड़ा नेटवर्क का इंटरप्शन आ गया था, माफी चाहूंगा। और भाई जब उनकी डेथ हुई तो उनके उस टाइम पे भी शायद वो बताते हैं कि, बताते क्या मैं पता है, उस टाइम पे भी वो कहीं पे लेक्चर के लिए जा रहे थे और लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी थी, हर धर्म का सम्मान करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मैं है ना कभी भी उनका नाम लेता हूँ ना तो मैं सिर्फ नाम नहीं लेता उनका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जरूर लगाता हूँ उनके नाम के पीछे। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी, हिंदू भाइयों से भी, सभी जाति के भाइयों से भी, कोई बहन भाई जो भी देखते रहा इस वीडियो को, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अच्छे पढ़ो, अच्छे इंसान बनो। यदि पास्ट में कोई गलती हो गई है कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। गलतियां हर इंसान से होती है, नेतागिरी को छोड़ दो। भाई अपने बच्चों को हो सके ना तो ये वीडियो जरूर दिखाना।
अच्छी लगी वीडियो, कैसी रही वो हो सके तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। और भाई कलाम साहब को ज़रूर फॉलो करो यार, उनको पढ़ो। और सिर्फ कलाम साहब को ही नहीं, और भी अपनी जाति के जो भी लोग हुए हैं, अपनी जाति के अपने धर्म के जो महान इंसान हुए हैं, उनको पढ़ो, उनको फॉलो करो। घमंड मत करो, क्योंकि घमंड करोगे ना तो आप फेलियर की तरफ जा रहे हो। बिगड़ेगा किसी का कुछ नहीं। एक समय था जब शायद लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन एक बात बता देता हूँ बस। जब है ना ये जितने भी महाराणा प्रताप हो गए, महाराजा सूरजमल हो गए, या फिर महाराजा रणजीत सिंह हो गए, जिस भी जाति के थे ना, इन्होंने है ना देश के लिए लड़े। तो इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। या फिर आज के टाइम पे देखो, जाट राजपूत योद्धाओं के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और राजपूत जाट योद्धाओं के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। असल में है ना, जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना, वो उस जाति के है ही नहीं, उनका डीएनए खराब है, ठीक है। क्योंकि महान हर जाति में हुए हैं, और जयचंद भी हर जाति में हुए हैं, और हर धर्म में हुए हैं, और आज भी हैं। उनमें से कई लोग नेता बन चुके हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि भाई हम अपने वीडियो के माध्यम से अच्छा संदेश दें, ठीक है, और एक अच्छे समाज का निर्माण करें, यदि हमसे कुछ हो सके तो। बाकी और हमारा कोई मकसद नहीं है, ठीक है भाई। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दियो, शेयर कर दियो, मर्जी है, कमेंट जरूर कर दियो, शेयर तो चलो मत करियो, ठीक है। धन्यवाद भाई, राम राम। और कलाम साहब को प्रणाम, नमस्कार, सलाम।